गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे क्लास सिलेबस गाइडेंस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th के 5th यूनिट के गैसों के कुछ नियम। तो इससे पहले वीडियो में मैंने चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ जो कि गैसों के नियम के पर आधारित है उसको बताया। आज हम आपको बताएंगे गे-लुसाक लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ। तो ये देखिए हमने लिखा है गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ हमने अभी अभी आपको बताया गैसों के जितने सारे भी नियम हैं वो है ताप, दाब और आयतन के ऊपर। बॉयल के नियम में ताप स्थिर था, दाब और आयतन के बीच में संबंध बताया। चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर रखकर ताप और आयतन के बीच में बताया। लेकिन ये जो गे-लुसाक का नियम है इसमें आयतन को स्थिर रखा है। किसी भी एक गैस के आयतन को स्थिर रखकर जब उस गैस पर दाब देंगे तो उसका ताप के साथ क्या परिवर्तन होगा, क्या संबंध होगा, क्या वो बढ़ेगा, क्या वो घटेगा, या बढ़ेगा घटेगा तो कितना होगा, या दोनों का अनुपात सेम रहेगा। उसी के आधार पर गे-लुसाक ने सिद्धांत बनाया। उनके अनुसार उन्होंने बताया यदि हम लोग गैसों का आयतन को स्थिर रख दे, कौन से गैस, आप कोई भी गैस ले लीजिए, यदि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, आयतन स्थिर रहेगा, है ना, तो किसी भी गैस को यदि हम उसको प्रेशर देंगे, स्थिर आयतन पर किसी गैस को दी गई दाब यानी जो प्रेशर हम दे रहे हैं गैसों के ऊपर उसकी मात्रा जो होगा हमेशा उसके परम ताप के यानी टेम्परेचर के इक्वल यानी समान अनुपात में होगा। फिर से मैं आपको रिपीट करके एक बार बता रही हूँ, स्थिर ताप पर किसी भी गैस को दी गई दाब की मात्रा उसके मतलब उसी गैस के ना उसके ताप के समानुपाती होती है। अब मान लेते हैं हमने किसी गैस पर दाब डाला P और फिर वो किसके समानुपाती होगी, ताप की, तो समानुपाती का चिन्ह ऐसे होता है और यहाँ पे हम टेम्परेचर को T लिख देते हैं। ठीक, आप देखिए ये प्रोपोर्शनल में है, समानुपाती में है। इस स्थिति में इसकी जो अगर हम मान निकालना चाहे तो वो निकाल नहीं सकते क्योंकि वो हमेशा ही ये भी परिवर्तन होगा, दाब भी परिवर्तन होगा तो ताप भी परिवर्तन होगा। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, P इक्वल टू K इंटू T इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT। K क्या है, K इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब K को स्थिरांक मान लेता है ना। किसी भी चीज को स्थिरांक करने के लिए हमने K लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि हम इनमें से K का वैल्यू निकालना चाहे, जैसे K इंटू T बराबर क्या है, KT है, तो किसी का वैल्यू निकालने के लिए हम राइट साइड से भी निकाल सकते हैं, हम लेफ्ट साइड से भी निकाल सकते हैं। तो अक्सर लोग लेफ्ट से ही निकालते हैं, तो जिसको निकालते हैं उसको हम लेफ्ट में लिखते हैं, KT इक्वल टू P। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपन T। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हमने गे-लुसाक के नियम जो बताए, यदि स्थिर आयतन पर ये है और यदि स्थिर आयतन से पहले उसका क्या था उसको देखें और स्थिर आयतन के बाद उसका दाब और ताप में क्या परिवर्तन हुआ उसको देखें, तब हम लोग क्या लिखेंगे कि एट द बिगिनिंग यानी शुरू में उसका जो प्रेशर था, प्रेशर क्या था, P1 और टेम्परेचर क्या था, T1। और ये जब बना, ये जब स्थिर आयतन पर बना उस समय उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं P इक्वल टू P2 और T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर यदि हम लोग ये निकालना चाहे, जैसे यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, फिर P1 प्रोपोर्शनल T1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, P1 इक्वल टू KT1। यदि K का वैल्यू हम लोग ऐसे करके जैसे यहाँ पे निकाले हैं तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 T1 हो जाएगा, है ना, P1 और T1 हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम लोग P2 को देखें, P2 को कैसे करेंगे,
यानी जैसे P का हम लोग क्या मान लिए P2, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा K2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग K का वैल्यू निकालना चाहे तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 बाई T2 हो गया। ठीक है, P2 बाई T2 हो गया। ये पहला वाला था समीकरण 1, ये वाला हो गया समीकरण नंबर 2। यदि हम दोनों की तुलना करें तो दोनों की तुलना करने पर क्या आ जाएगा हमारा P1 बाई P2 इक्वल टू T1 बाई T2। दाब को हम लोग एक तरफ ले आए हैं, टेम्परेचर को हम लोग एक तरफ ले आए हैं। इसका मतलब यही है जैसे जैसे हम दाब जितना जितना डालेंगे उसका ताप भी उतना ही उतना होगा, यानी ताप जितना बढ़ाएंगे दाब भी वैसे ही उस पर पड़ेगा, यानी दाब और ताप दोनों समान अनुपात में होगा। ठीक है, यानी स्थिर आयतन पर किसी गैस को दी गई दाब का मात्रा, यानी किसी गैस को यदि हम दबा रहे हैं तो वो क्या होगा उसकी ताप के समान अनुपात में होगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों का गैलूसाक का नियम। अब हम लोग पढ़ते हैं आपका एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे गैलूसाक में था स्थिर आयतन, उसी तरह से एवोगाड्रो में हम लोग बोलेंगे, बताया है एवोगाड्रो ने बताया यदि समान ताप व दाब पर, मतलब टेम्परेचर भी सेम, दाब भी सेम, प्रेशर भी सेम, तो किसी गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या है ना क्या होगी, समान होगी। हाँ, यहाँ पे आपका समान ताप, समान दाब और समान आयतन होगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, समान आयतन, समान ताप व समान दाब व समान आयतन पर किसी गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। मान लेते हैं हम दो गैस लिए हैं, एक तो लिए हैं ऑक्सीजन, एक लिए हैं नाइट्रोजन। ठीक, ये दोनों गैस लिए हैं। यदि दोनों का टेम्परेचर क्या है, मान लीजिए दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, 10 है, इसका भी 10 है। प्रेशर क्या है, दोनों का प्रेशर भी हम मान लेते हैं, ये 5 है, ये 5 है, पास्कल है। ठीक है, और वॉल्यूम ले लेते हैं, देन मान लेते हैं O2 का भी वॉल्यूम 1 मोल है और N2 का भी 1 मोल है। दोनों का यदि वॉल्यूम सेम है, देखिए ताप भी दोनों का सेम, प्रेशर भी दोनों का सेम, वॉल्यूम भी दोनों का सेम है, चाहे वो कोई भी गैस हो, है ना, सभी स्थिति में, सभी गैसों में अणुओं की संख्या होगी 6.023 इंटू 10⁻23। इसमें लिखी हूं मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी सामान्य ताप व दाब पर उस समान आयतन में गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या यही होगी। चाहे आप कोई भी गैस लीजिए, चाहे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, चाहे कोई भी गैस ले लीजिए, अगर उसका ताप, दाब और आयतन समान है तो अणुओं की संख्या भी इतनी ही होगी। अब अगर यही होगी तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड, एवोगाड्रो लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो न्यूमेरिकल में ये बताया गया है कि एक कोई भी गैस, मान लीजिए एक नाइट्रोजन गैस है ना, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इसको हम मिटाते हैं। मान लेते हैं एक का मैथ्स है, एक तो NTP, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, है ना, इसकी जो कोई एक गैस है, मान लीजिए नाइट्रोजन गैस ही है ना, तो नाइट्रोजन गैस का 11.2 लीटर है ना, इसका आयतन, वॉल्यूम कितना है, 11.2 लीटर है। ठीक, तो पूछा गया है उसमें अणुओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, उसमें अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी NTP पर नाइट्रोजन गैस का आयतन 11.2 लीटर है, तो उसकी अणुओं की संख्या को n से दर्शाते हैं, तो नंबर ऑफ n क्या होगी, यानी अणुओं की संख्या क्या होगी। तो अब आपको जब ये
निकालना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि हम जानते हैं किसी भी गैस का अणुओं की संख्या होती है 6.023 और 10⁻23, लेकिन यहाँ पे आपका एक वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम दिया है 11.2, ठीक है। लेकिन हम लोग एक चीज और भी पढ़े हैं, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस का आयतन क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। ये हम पहले से जानते हैं। आपका 11th के फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस का आयतन क्या होता है, 22.4 लीटर। जिस तरह से किसी भी गैस में अणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 है, उसी तरह से उसकी जो आयतन होती है वो होता है 22.4 लीटर। अब हम इसका निकालते हैं कि ये कितना होगा। ये जो मैथ्स आपको पूछा गया है उसको हम कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सरल सा है। पहले हम लिख लेते हैं 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, मैं लीटर को छोटा सा लिख दे रही हूँ। N2 में 22.4 लीटर N2 में उपस्थित अणुओं की संख्या कितना है, 6.023 × 10⁻23। देखिए इसमें है 22.4 लीटर N2 में उपस्थित अणुओं की संख्या इतना, तो एक में कितना होगा, 1 लीटर N2 में उपस्थित अणुओं की संख्या। जब ज्यादा से कम बोला जाता है तो भाग होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, इसके साथ ये भाग में आ जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, लिखने के बाद लिखेंगे 6.023 × 10⁻23 अपन क्या हो जाएगा 22.4। ठीक, ये हो गया। अब आपको दे दिया गया है आयतन, यहाँ पे दे दिया गया है 11.2। अब इसके नीचे लिखिए 11.2 लीटर, ये N2 आपको लिखना है पूरा। N2 में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, जैसे था पहले हम उसको ऐसे निकालेंगे 6.023 × 10⁻23 अपन 22.4। आप देखिए ये पहले था 22.4, एक लिखे तो हमने उसको डिवाइड किया। अब एक से ज्यादा है 11.2, एक से ज्यादा है, इसलिए ये 11.2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुना करेंगे। 11.2 हो गया, ठीक है। अब इसको यदि हम लोग कटपीट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11.2 और यहाँ 22.2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 को इसके साथ कटपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ऐसे आ जाएगा आपका 01, 3 ये जैसे 2 3 जा 6, 3.01 और ये 10⁻23 रह जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 3.01 × 10⁻23। तो आपको जब पूछा जाए कि एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर N2 का यदि आयतन इतना लीटर है तो उसका अणुओं की संख्या क्या है, तो आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। तो अब हम लोगों को लिखेंगे 22.4 लीटर N2 में उपस्थित अणुओं की संख्या इतने हैं, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर इसकी संख्या कितना होती है, इतना हो किसी भी गैस के लिए, तो हम पहले उतना लिख देंगे जो हमको स्टैंडर्ड वैल्यू है। उसके बाद एक में कितना होता है तो इसको लिखने के बाद एक में डिवाइड करेंगे, और एक से अधिक बोलेगा तो हम ये जो लिखे हैं उसको लिखने के बाद उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था आप लोगों का गेल-लुसाक का लॉ और एवोगाड्रो का लॉ। तो ये बहुत ही सरल है। आप लोग चारों जो अभी तक मैंने लॉ बताया
क्या लॉ? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसक लॉ, एवोगाड्रो लॉ। इन चारों ही लॉ बहुत इजी है। इन चारों में ही किसी भी गैस का दाब, ताप, आयतन के ऊपर संबंध से बना हुआ है। किसी में स्थिर कुछ रहता है, बाकी दोनों में संबंध ऐसे बताया गया है। तो ये चारों को आप लोग एक साथ ले करके समझिए, बहुत ही सरल है। एक बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और इससे रिलेटेड आपको यदि कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं, या आपको कोई एडवाइस देना है तो दे सकते हैं। तो आज इतना ही तक हमारा पढ़ाई था। कल हम कुछ और टॉपिक लेके आपके क्लास में प्रेजेंट होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जो पहली बार देख रहे हैं वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घर बैठ के ऐसे ही ऑनलाइन क्लास को फायदा उठाने के लिए।